मार्जिनलाइजेशन और शिक्षा। प्रस्तावना माइनस धीमी और स्पष्ट आवाज में। नमस्ते। आज हम समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, जिसे हाशियाकरण या मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है और ये कैसे किसी समूह की शिक्षा को प्रभावित करता है। भाग 1, हाशियाकरण का अर्थ और संप्रत्यय। क्या आपने कभी अपनी नोटबुक के पन्ने पर बने हाशिए या मार्जिन पर गौर किया है? जिस तरह नोटबुक के पन्ने पर मुख्य बातें बीच में लिखी जाती हैं और हाशिए को किनारे पर खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी तरह समाज में भी कुछ समूह होते हैं जिन्हें मुख्यधारा से अलग किनारे पर धकेल दिया जाता है। हाशियाकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जहां किसी विशिष्ट समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभों से दूर रखा जाता है। ये भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, भाषा या शारीरिक अक्षमता के आधार पर हो सकता है। ऐसे लोग समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते और अक्सर गरीबी व लाचारी का जीवन जीने को मजबूर होते हैं। भाग 2, सीमांत समूहों की शिक्षा से संबंधित समस्याएं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो SC, ST, अल्पसंख्यक, महिलाएं और दिव्यांग जैसे समूहों को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए इन्हें मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। 1. आर्थिक बाधाएं, इकोनॉमिक बैरियर्स। इन समूहों में गरीबी का स्तर अधिक होता है। परिवार की आय कम होने के कारण बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम करने या घर संभालने को मजबूर होते हैं। किताबों और यूनिफॉर्म का खर्च उठाना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। 2. सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। दुर्भाग्यवश स्कूलों में आज भी जातिगत या धार्मिक भेदभाव देखने को मिलता है। जब सहपाठियों या शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है तो उनका मनोबल टूट जाता है और वे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं। 3. भाषा की समस्या, लैंग्वेज बैरियर। विशेषकर जनजातीय समूहों के लिए स्कूल की भाषा, जैसे हिंदी या अंग्रेजी, उनकी मातृभाषा से बिल्कुल अलग होती है। भाषा समझ न आने के कारण वे खुद को कक्षा में असुरक्षित और पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। 4. भौगोलिक और बुनियादी चुनौतियां। हाशियाकृत बस्तियां अक्सर दुर्गम इलाकों में होती हैं जहां स्कूलों की कमी है। इसके अलावा स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप या विशेष शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव उन्हें शिक्षा से दूर कर देता है। 5. जागरूकता की कमी। अशिक्षा के कारण कई बार माता पिता शिक्षा के दीर्घकालिक महत्व को नहीं समझ पाते और बच्चों को पारंपरिक कामों में लगा देते हैं। निष्कर्ष, उपसंहार। अंत में हमें यह समझना होगा कि केवल स्कूल खोल देने से हाशियाकरण खत्म नहीं होगा। हमें एक समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना होगा, जहां हर बच्चे को समानता और गरिमा मिले। छात्रवृत्ति, मिड डे मील और शिक्षकों का संवेदनशील नजरिया ही इस दूरी को पाट सकता है, ताकि समाज का हर व्यक्ति मुख्यधारा का हिस्सा बन सके। समाप्ति। धन्यवाद। नोट। प्रश्न 4, महिला शिक्षा के संबंध में विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। महिला शिक्षा भारत में हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। स्वतंत्रता से पहले और बाद में विभिन्न आयोगों ने महिलाओं की शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। 1. हंटर आयोग 1882। यह पहला आयोग था जिसने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसकी मुख्य सिफारिशें थीं: लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले जाएं, महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान जैसे विषयों को शामिल किया जाए जो महिलाओं के लिए उपयोगी हों, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति और पुरस्कार की व्यवस्था। 2. राधाकृष्णन आयोग 1948-49। स्वतंत्रता के बाद के इस पहले आयोग ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। सह शिक्षा, को एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जहां संभव न हो वहां अलग महिला कॉलेज हों। महिलाओं को समान नागरिक और शैक्षिक अवसर दिए जाएं। पाठ्यक्रम में गृह प्रबंध, कला और नर्सिंग जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाए। 3. दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958। ये पूरी तरह से महिला शिक्षा पर केंद्रित पहली राष्ट्रीय समिति थी। स्त्री और पुरुष की शिक्षा के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाए। प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा हो, लेकिन माध्यमिक स्तर पर अलग स्कूल होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के लिए निवास की सुविधा दी जाए। 4. कोठारी आयोग
1964-66। इस आयोग ने राष्ट्रीय विकास के लिए महिला शिक्षा को अनिवार्य माना। आगामी 20 वर्षों में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के बराबर लाने का लक्ष्य। विज्ञान और गणित की शिक्षा लड़कियों के लिए भी अनिवार्य हो। महिला शिक्षा के लिए विशेष धन फंड्स आवंटित किया जाए। 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति ने महिलाओं के सशक्तिकरण एम्पावरमेंट की बात की। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी बदलाव लाने के लिए किया जाए। गैर पारंपरिक क्षेत्रों तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के माध्यम से उन लड़कियों को जोड़ना जो स्कूल नहीं जा पाती। निष्कर्ष: इन आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप ही आज भारत में महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आधुनिक अभियान इन्हीं ऐतिहासिक सिफारिशों का विस्तार हैं। सुझाव: यदि आप इसे परीक्षा में लिख रहे हैं तो प्रत्येक आयोग को हेडिंग बनाकर लिखें और मुख्य बिंदुओं को बोल्ड करें। इससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न 5. पूर्व औपनिवेशिक काल में शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता को उल्लेखित कीजिए। पूर्व औपनिवेशिक काल से तात्पर्य उस समय से है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन नहीं था। इस दौरान मुख्य रूप से वैदिक, बौद्ध और मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा प्रणालियां प्रचलित थीं। 1. पूर्व औपनिवेशिक काल में शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। आध्यात्मिक और नैतिक आधार। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक मुक्ति था। सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए, इसका मूल मंत्र था। गुरु शिष्य परंपरा। शिक्षा पूरी तरह से गुरु और शिष्य के व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित थी। छात्र गुरु के आश्रम, गुरुकुल या मदरसों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मौखिक परंपरा। उस समय लिखित परीक्षाओं के बजाय मौखिक संवाद, वाद विवाद और कंठस्थ करने, रटने के बजाय समझने पर अधिक जोर दिया जाता था। निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा राज्य के नियंत्रण में नहीं थी। यह अक्सर राजाओं या धनी व्यक्तियों के दान पर चलती थी, इसलिए छात्रों से कोई निश्चित शुल्क नहीं लिया जाता था। अनुशासन और जीवन शैली। छात्रों को सादा जीवन और उच्च विचार का पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य का पालन और दैनिक दिनचर्या का सख्त अनुशासन शिक्षा का हिस्सा था। पाठ्यक्रम। इसमें वेदों, पुराणों, तर्कशास्त्र, व्याकरण के साथ साथ आयुर्वेद, धनुर्विद्या और हस्तशिल्प जैसे व्यावहारिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। 2. वर्तमान शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस इन प्रेजेंट एजुकेशन। हालांकि आज की शिक्षा तकनीक पर आधारित है, लेकिन प्राचीन शिक्षा के कई सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों की कमी महसूस की जा रही है। पूर्व औपनिवेशिक काल की तरह चरित्र निर्माण पर जोर देना आज के समय की बड़ी आवश्यकता है। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्राचीन काल में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता था। आज की नई शिक्षा नीति NEP 2020 भी इसी समग्र विकास की बात करती है। गुरु शिष्य संबंध। आज के डिजिटल युग में भी एक अच्छे शिक्षक, मेंटर का मार्गदर्शन अनिवार्य है। भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान की वो परंपरा आज भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बना सकती है। व्यावहारिक कौशल, वोकेशनल स्किल्स। उस समय शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाता था। आज कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम पुनः उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां छात्र केवल डिग्री न लें बल्कि कोई हुनर भी सीखें। प्रकृति के साथ समन्वय। गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण में होते थे। आज पर्यावरण शिक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण में सीखने की अवधारणा वहीं से प्रेरित है। निष्कर्ष: पूर्व औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली भले ही औपचारिक रूप से आज लागू न हो, लेकिन उसके आदर्श जैसे अनुशासन, नैतिकता और जीवनोपयोगी कौशल आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को और अधिक मानवीय और प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सुझाव: परीक्षा में उत्तर लिखते समय आप वैदिक काल, बौद्ध काल और मध्यकाल का संवाद को और प्रभावी बना सकते। प्रश्न 9. व्यक्ति और समूह में पहचान के निर्धारण के तत्व कौन कौन से हैं? पहचान का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह ये समझता है कि वो कौन है और दूसरों से किस प्रकार भिन्न या समान है। इसके मुख्य निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। 1.
व्यक्तिगत पहचान के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। व्यक्तिगत स्तर पर पहचान बनाने में निम्नलिखित कारक भूमिका निभाते हैं। जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, व्यक्ति का लिंग, जेंडर, रंग, रूप, शारीरिक बनावट और आनुवंशिकता उसकी प्राथमिक पहचान तय करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, व्यक्ति के विचार, भावनाएं, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और उसकी बुद्धि उसकी पहचान को आकार देते हैं। अनुभव और उपलब्धियां, व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, उसकी शिक्षा, करियर और जीवन की सफलताएं या विफलताएं उसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। भूमिकाएं, रोल्स, एक व्यक्ति समाज में कई भूमिकाएं निभाता है, जैसे पुत्र, पुत्री, छात्र, शिक्षक, जिससे उसकी पहचान बनती है। 2. समूह पहचान के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स फॉर ग्रुप आइडेंटिटी। जब व्यक्ति किसी बड़े समूह का हिस्सा बनता है तो उसकी पहचान इन तत्वों से प्रभावित होती है। संस्कृति और परंपरा, कल्चर, साझा भाषा, खान-पान, पहनावा, रीति रिवाज और मूल्य किसी समूह की पहचान के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। धर्म, रिलीजन, धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धतियां लोगों को एक समूह में बांधती हैं और उन्हें अन्य समूहों से अलग पहचान देती हैं। जाति और वंश, कास्ट एंड लिनिएज, भारत जैसे समाज में जाति पहचान का एक प्रमुख आधार रही है, जो सामाजिक स्थिति और संबंधों को निर्धारित करती है। राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, एक ही देश का नागरिक होना और साझा राष्ट्रीय प्रतीकों, झंडा, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना समूह पहचान बनाती है। सामाजिक आर्थिक वर्ग, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, आर्थिक स्थिति, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग भी लोगों के समूहों की पहचान तय करती है। क्षेत्रीयता, रीजनलिज्म, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या राज्य, जैसे बंगाली, पंजाबी, मराठी से संबंधित होना भी पहचान का एक बड़ा तत्व है। निष्कर्ष, पहचान का निर्धारण स्थिर नहीं होता, बल्कि यह निरंतर बदलता रहता है। शिक्षा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह व्यक्ति को संकुचित पहचान, जाति या धर्म से ऊपर उठाकर एक वैश्विक नागरिक, ग्लोबल सिटीजन के रूप में नई पहचान बनाने में मदद करती है। और शिक्षा शास्त्र के छात्रों के लिए इसका उत्तर नीचे दिया गया है। प्रश्न 10. राष्ट्रवाद क्या है? शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? राष्ट्रवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम, भक्ति और गर्व का अनुभव कराती है। ये केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, बल्कि साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा और परंपराओं के प्रति एकता की भावना है। राष्ट्रवाद व्यक्ति के हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देता है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली माध्यम है जो बच्चों के मन में देश प्रेम का बीज बो सकती है। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। 1. पाठ्यक्रम में सुधार, करिकुलम रिफॉर्म। इतिहास का ज्ञान, छात्रों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, पाठ्यक्रम में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय चिन्हों के महत्व और उनके प्रति सम्मान की शिक्षा शामिल होनी चाहिए। 2. सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, को करिकुलर एक्टिविटीज। सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्वों, 15 अगस्त, 26 जनवरी पर नाटकों, गीतों और भाषणों का आयोजन करना चाहिए। राष्ट्रीय गान और प्रार्थना, स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रगान और देश प्रेम से ओतप्रोत प्रार्थनाओं का सामूहिक गान अनिवार्य होना चाहिए। 3. महान विभूतियों की जीवनियां, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाने से छात्रों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागता है। 4. राष्ट्रीय एकता का संदेश, नेशनल इंटीग्रेशन। चूंकि भारत विविधताओं वाला देश है, शिक्षा को ये सिखाना चाहिए कि विभिन्न भाषाओं और धर्मों के बावजूद हम सब पहले भारतीय हैं। 5. संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा, छात्रों को भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। निष्कर्ष, राष्ट्रवाद का अर्थ संकुचित देशभक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और वैश्विक भाईचारे का संतुलन है। शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को ये समझा सकते हैं कि राष्ट्र की प्रगति ही उनकी व्यक्तिगत प्रगति का आधार है। परीक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लॉन्ग आंसर प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न 11. शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को विस्तार से स्पष्ट करें।
भारतीय संविधान में शिक्षा को लोकतंत्र की आधारशिला माना गया है। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों तक पहुंचे। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसे अब एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 2. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 ये प्रावधान करता है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। 3. कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 46। संविधान के नीति निदेशक तत्वों के तहत राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति (एसटी) की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाया जा सके। 4. धार्मिक शिक्षा पर रोक, अनुच्छेद 28। यह प्रावधान करता है कि पूरी तरह से राज्य के धन से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। 5. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश, अनुच्छेद 45। संविधान के लागू होने के समय इसमें कहा गया था कि राज्य 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। अब यह अनुच्छेद 0-6 वर्ष के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल से संबंधित है। 6. मातृभाषा में शिक्षा, अनुच्छेद 350A। यह राज्यों को निर्देश देता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। 7. समवर्ती सूची में शिक्षा, 42वां संशोधन 1976। 1976 से पहले शिक्षा राज्यों का विषय थी, लेकिन अब यह समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा पर कानून बना सकती हैं और धन खर्च कर सकती हैं। निष्कर्ष: भारतीय संविधान के ये प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति, हाशियाकृत समूहों तक भी पहुंचे। यह प्रावधान सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्य करने में सहायक हैं। बीईडी परीक्षा के लिए इसका सटीक उत्तर यहां दिया गया है। प्रश्न: समान शैक्षिक अवसरों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। भारतीय संविधान में शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक जैसी शिक्षा दी जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसके लिए मुख्य संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय यह समानता सुनिश्चित की जाती है। 2. अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16। हालांकि यह मुख्य रूप से सार्वजनिक रोजगार से संबंधित है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को प्रभावित करता है, क्योंकि योग्यता प्राप्त करने के लिए समान शैक्षिक आधार की आवश्यकता होती है। 3. शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। यह सबसे क्रांतिकारी प्रावधान है। यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीबी किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने। 4. अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु प्रावधान, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है ताकि वे अपनी पहचान सुरक्षित रख सकें। 5. कमजोर वर्गों, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 46। संविधान का ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वो समाज के पिछड़े वर्गों,
विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करे। 6. महिलाओं के लिए समान अवसर। संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार महिलाओं को पुरुषों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की वकालत करते हैं। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है, जैसे कि छात्रवृत्ति या अलग महिला कॉलेज। निष्कर्ष: शैक्षिक अवसरों की समानता का लक्ष्य समाज के हाशियाकृत समूहों को मुख्य धारा में लाना है। संविधान के ये प्रावधान सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। प्रश्नों के उत्तर नीचे दे रहा हूं। प्रश्न 5. पहचान निर्माण में जाति के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करें। भारत जैसे समाज में जाति, कास्ट पहचान निर्माण का एक बहुत ही गहरा और प्राचीन आधार है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। पक्ष में तर्क, प्रोस, सकारात्मक प्रभाव। सामाजिक सुरक्षा: जाति व्यक्ति को एक सामाजिक समूह का हिस्सा बनाती है, जिससे उसे भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का अनुभव होता है। सांस्कृतिक निरंतरता: विशिष्ट जातियां अपनी परंपराओं, लोक कलाओं और रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखती हैं, जिससे देश की विविधता बनी रहती है। सामूहिक शक्ति: जातिगत पहचान के माध्यम से लोग संगठित होकर राजनीतिक और सामाजिक रूप से अपने अधिकारों की मांग मजबूती से रख सकते हैं। विपक्ष में तर्क, कॉन्स, नकारात्मक प्रभाव। सामाजिक भेदभाव: जाति व्यवस्था अक्सर ऊंच नीच और छुआछूत जैसी कुरीतियों को जन्म देती है, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है। विकास में बाधा: जब व्यक्ति अपनी योग्यता के बजाय जाति के आधार पर पहचाना जाता है तो उसकी व्यक्तिगत प्रगति और प्रतिभा दब जाती है। समाज में बिखराव: अत्यधिक जातिगत पहचान राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करती है और समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है। अथवा OR प्रश्न: पहचान निर्माण पर प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करें। आधुनिक युग में तकनीक, टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने पहचान के पुराने ढांचों को बदल दिया है। 1. प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। डिजिटल पहचान: अब हमारी पहचान केवल हमारे नाम या पते से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन से भी होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: तकनीक ने हाशिए पर रहने वाले लोगों को अपनी आवाज उठाने और अपनी अलग पहचान बनाने का मंच दिया है। सूचना तक पहुंच: इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया भर की संस्कृतियों से जुड़ रहे हैं, जिससे हमारी पहचान वैश्विक होती जा रही है। 2. वैश्वीकरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्विक नागरिक, ग्लोबल सिटीजन। वैश्वीकरण के कारण लोग अब खुद को केवल एक देश या जाति का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का हिस्सा मानने लगे हैं। सांस्कृतिक संकरण, कल्चरल हाइब्रिडिटी। हमारे खान पान, पहनावे और भाषा पर अन्य देशों का प्रभाव बढ़ा है, जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनना या अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। इससे एक मिश्रित पहचान का जन्म हुआ है। पहचान का संकट: कभी कभी पश्चिमी संस्कृति के अत्यधिक प्रभाव के कारण लोग अपनी मूल पहचान और जड़ों को भूलने लगते हैं, जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है। निष्कर्ष: जहां जाति पहचान का एक पारंपरिक आधार है, वहीं तकनीक और वैश्वीकरण इसके आधुनिक आधार हैं। आज के समय में एक व्यक्ति की पहचान इन दोनों के मिश्रण से बनती है। इसका उत्तर यहां विस्तार से दिया गया है। प्रश्न 6. सामाजिक परिवर्तन की इच्छा को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों और मानवीय व्यवहार में होने वाला बदलाव। शिक्षा समाज में न केवल ज्ञान फैलाती है, बल्कि ये परिवर्तन के सर्जक, क्रिएटर और वाहक, मैसेंजर के रूप में कार्य करती है। सामाजिक परिवर्तन की इच्छा जगाने में शिक्षा की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. अज्ञानता और अंधविश्वास का अंत। समाज में कई कुरीतियां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा केवल अज्ञानता के कारण बनी रहती हैं। शिक्षा लोगों के तार्किक चिंतन को विकसित करती है, जिससे वे पुरानी और हानिकारक परंपराओं को छोड़कर बदलाव की इच्छा रखते हैं। 2. नए मूल्यों की स्थापना, मॉडर्नाइजेशन। शिक्षा समाज में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय जैसे आधुनिक मूल्यों को जन्म देती है। जब छात्र इन मूल्यों को सीखते हैं तो वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो भेदभाव से मुक्त हो। 3. दृष्टिकोण में बदलाव, चेंज इन एटीट्यूड। शिक्षा व्यक्ति के संकुचित नजरिए को व्यापक बनाती है।
शिक्षित व्यक्ति समाज की समस्याओं जैसे गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है और उन्हें हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहता है। 4. नेतृत्व की क्षमता विकसित करना। सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। शिक्षा छात्रों में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व के गुण विकसित करती है, जिससे वे समाज सुधारक के रूप में उभरते हैं। 5. व्यावसायिक और तकनीकी प्रगति। शिक्षा नई तकनीकों और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। जब समाज तकनीकी रूप से प्रगति करता है, तो लोगों के रहन सहन और सोचने के तरीके में स्वतः ही बदलाव आने लगता है। 6. अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। जब लोग अपने अधिकारों को जानते हैं, तो वे सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो अंततः सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच गहरा संबंध है। इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। शिक्षा परिवर्तन का यंत्र है। ये परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। शिक्षा परिवर्तन का अनुसरण करती है। जब समाज बदलता है, तो शिक्षा प्रणाली को भी बदलना पड़ता है, जैसे डिजिटल शिक्षा का आना। निष्कर्ष। अरस्तू ने कहा था, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से यह स्थायी और सकारात्मक होती है। बिना शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन दिशाहीन हो सकता है। की भूमिका तथा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। यहाँ दोनों विकल्पों के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 2. विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या है? विकास डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन शामिल हैं। एक शिक्षक छात्र के सर्वांगीण विकास में सुविधादाता, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। उचित वातावरण का निर्माण। शिक्षक कक्षा में एक भयमुक्त और प्रेरक वातावरण तैयार करता है, जिससे छात्र अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से पहचान सकें। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। हर बच्चा अलग होता है। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों और सीखने की गति को समझकर शिक्षण विधियों में बदलाव लाता है। मानसिक और बौद्धिक विकास। शिक्षक छात्रों में तार्किक सोच, समस्या समाधान और सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य देता है। संवेगात्मक सहारा। विकास के दौरान छात्र अक्सर तनाव या द्वंद्व का सामना करते हैं। शिक्षक एक मार्गदर्शक और मित्र बनकर उन्हें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। सामाजिक कौशल का विकास। समूह गतिविधियों और खेल के माध्यम से शिक्षक बच्चों में सहयोग, नेतृत्व और अनुशासन जैसे सामाजिक गुण विकसित करता है। ओआरबाइन अथवा पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों पर चर्चा करें। जीन पियाजे, जॉन पियाजे ने बताया कि बच्चों का मानसिक विकास 4 क्रमिक चरणों में होता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चरण स्टेज। आयु, एज। मुख्य विशेषताएं। 1. संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर। 0-2 वर्ष। बच्चा अपनी इंद्रियों, देखना, छूना और शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है। 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। 2-7 वर्ष। बच्चा प्रतीक और भाषा का प्रयोग करने लगता है। उसमें अहंकेंद्रित, ईगोसेंट्रिक सोच होती है। सोचना कि दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। 3. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 7-11 वर्ष। बच्चा ठोस, मूर्त वस्तुओं के आधार पर तर्क करना शुरू करता है। वह संरक्षण, कॉन्जर्वेशन और वर्गीकरण को समझने लगता है। 4. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल। 11 वर्ष से अधिक। बच्चा अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। वह परिकल्पनाएं बना सकता है और जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। निष्कर्ष। पियाजे का सिद्धांत शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि बच्चों को उनकी आयु और मानसिक स्तर के अनुसार क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। वहीं शिक्षक का कौशल उस विकास को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षा के लिए टिप। यदि आप पियाजे का उत्तर लिखते हैं, तो ऊपर दी गई तालिका
टेबल जैसा ही प्रारूप बनाएं। इससे परीक्षक को मुख्य बिंदु तुरंत समझ आ जाते हैं। शिक्षक की भूमिका वाले उत्तर में सुविधादाता फैसिलिटेटर शब्द का प्रयोग अवश्य करें। क्या आप इसी पेज के अगले प्रश्न प्रबंधन और कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है? यहां दोनों विकल्पों के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 3, तनाव से निपटने में एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है? आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में छात्र अक्सर शैक्षणिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत समस्याओं के कारण तनाव स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। एक शिक्षक निम्नलिखित तरीकों से तनाव कम करने में मदद कर सकता है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। शिक्षक को एक कठोर अनुशासनिक के बजाय एक मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। जब छात्र को लगता है कि उसे सुना और समझा जा रहा है, तो उसका तनाव स्वतः कम हो जाता है। उचित मार्गदर्शन और परामर्श काउंसलिंग। शिक्षक छात्रों की समस्याओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा दिखा सकता है। वह छात्रों को समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और प्रभावी अध्ययन तकनीक सिखाकर परीक्षा के डर को दूर कर सकता है। भयमुक्त वातावरण। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां छात्र बिना किसी हिचकिचाहट के प्रश्न पूछ सकें और अपनी गलतियों से सीख सकें। योग और पाठ्येतर गतिविधियां। शिक्षक छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल, संगीत, कला और योग के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो मानसिक शांति के लिए बहुत प्रभावी हैं। प्रशंसा और प्रोत्साहन। छोटी छोटी उपलब्धियों पर छात्र की प्रशंसा करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और असफलता का तनाव कम होता है। ओआरबाय अथवा कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के चरण क्या हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 मुख्य स्तरों और 6 चरणों में विभाजित किया है। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे सही और गलत के बीच फैसला कैसे लेते हैं। 1. पूर्व पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल 4-10 वर्ष। इस स्तर पर नैतिकता बाहरी पुरस्कार या दंड पर आधारित होती है। चरण 1. दंड और आज्ञाकारिता। बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। चरण 2. आत्मरुचि या विनिमय। बच्चा वही करता है जिससे उसे फायदा हो, जैसे तुम मेरी पेंसिल दो, मैं तुम्हें अपनी टॉफी दूंगा। 2. पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल लेवल 10-13 वर्ष। यहां बच्चा सामाजिक नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं को महत्व देता है। चरण 3. अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की इच्छा। चरण 4. कानून और व्यवस्था। सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन करना अपना कर्तव्य समझना। 3. उत्तर पारंपरिक स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 13 वर्ष से अधिक। यहां नैतिकता स्वयं के द्वारा चुने गए सिद्धांतों और मानवाधिकारों पर आधारित होती है। चरण 5. सामाजिक अनुबंध। ये समझना कि नियम समाज की भलाई के लिए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बदले जा सकते हैं। चरण 6. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अपनी अंतरात्मा की आवाज और न्याय के उच्च सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना। निष्कर्ष। जहां शिक्षक छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें तनाव से बचाते हैं, वहीं कोहलबर्ग का सिद्धांत शिक्षकों को ये समझने में मदद करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाए। यह बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पेडागोजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रश्न 4. वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए मचान स्कैफोल्डिंग के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं? लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरैक्शन को सबसे महत्वपूर्ण माना। मचान स्कैफोल्डिंग उनके सिद्धांत का एक प्रमुख हिस्सा है। 1. मचान स्कैफोल्डिंग का अर्थ। साधारण शब्दों में मचान का अर्थ है वो अस्थायी सहायता टेम्पररी सपोर्ट जो एक शिक्षक या वयस्क द्वारा किसी बच्चे को तब दी जाती है जब वो किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है। जैसे जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में कोई उसे पीछे से पकड़ता है। जैसे ही बच्चा संतुलन बनाना सीख जाता है, वो सहायता हटा ली जाती है। यही मचान है। 2. मचान की मुख्य विशेषताएं। अस्थायी प्रकृति। यह सहायता हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे ही बच्चा कौशल सीख लेता है, सहायता कम या समाप्त कर दी जाती है। संकेत और सुराग हिंट्स। मचान का मतलब बच्चे को पूरा उत्तर बता देना नहीं है, बल्कि उसे संकेत देना, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना या सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना है। ZPD के साथ संबंध। मचान हमेशा बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट -ZPD के भीतर दी जाती है। ZPD वो दायरा है
जहां बच्चा खुद काम नहीं कर सकता लेकिन किसी की मदद से कर सकता है। 3. शिक्षा में मचान का महत्व। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब बच्चे को कठिन कार्य में थोड़ी मदद मिलती है तो उसका डर दूर होता है और वो सीखने के लिए प्रेरित होता है। स्वतंत्र अधिगम। इसका अंतिम लक्ष्य बच्चे को इस योग्य बनाना है कि वो बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। शिक्षक की भूमिका। यहाँ शिक्षक एक दाता नहीं बल्कि एक सुविधादाता फैसिलिटेटर होता है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को मचान के जरिए ऊंचा उठाता है। निष्कर्ष। वाइगोत्स्की का मचान सिद्धांत यह बताता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही समय पर और सही मात्रा में दी गई सहायता छात्र के सीखने की गति को कई गुना बढ़ा सकती है। 1, वृद्धि को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ग्रोथ। उत्तर। वृद्धि का अर्थ शरीर के अंगों के आकार, भार और लंबाई में होने वाले परिवर्तन से है। ये एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है, जैसे किलोग्राम या सेंटीमीटर में। वृद्धि एक निश्चित आयु परिपक्वता तक चलती है और फिर रुक जाती है। फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही वृद्धि है। 1. जीववाद क्या है? व्हाट इज एनिमिज्म? उत्तर। जीववाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2-7 वर्ष की एक विशेषता है। इसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया, पत्थर या बादलों को सजीव समझने लगता है। उसे लगता है कि इन निर्जीव वस्तुओं में भी भावनाएं और उद्देश्य होते हैं, जैसे चोट लगने पर गुड़िया को दर्द हो रहा है। 1. वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उत्तर। तारांकन वृद्धि ये केवल शारीरिक और मात्रात्मक होती है, जैसे लंबाई बढ़ना। यह एक समय के बाद रुक जाती है। विकास ये एक व्यापक शब्द है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी परिवर्तन शामिल हैं। यह गुणात्मक, क्वालिटेटिव होता है और जीवन भर चलता रहता है। 1. विकास के चरण क्या हैं? What are the stages of development? उत्तर। सामान्यतः विकास को निम्नलिखित प्रमुख चरणों में बांटा गया है। 1. शैशवावस्था इन्फेंसी, जन्म से 2 या 5 वर्ष तक। 2. बाल्यावस्था चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष तक। 3. किशोरावस्था एडोलेसेंस, 13 से 18 या 19 वर्ष तक। 4. प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, 18 वर्ष के पश्चात। 1. शैशवावस्था की किन्हीं 2 विशेषताएं बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। उत्तर। 1. सीखने की तीव्र गति। इस अवस्था में बच्चा बहुत जल्दी अनुकरण, नकल के माध्यम से सीखता है। 2. शारीरिक विकास में तीव्रता। जन्म के शुरुआती सालों में बच्चे की लंबाई और भार बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अन्य विशेषता, दूसरों पर निर्भरता। 1. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है? ड्यूरेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। उत्तर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू करता है, लेकिन तार्किक रूप से सोचने में असमर्थ होता है। 1. किशोरावस्था की चुनौतियां क्या हैं? चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। उत्तर। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसकी मुख्य चुनौतियां हैं। 1. पहचान का संकट आइडेंटिटी क्राइसिस, स्वयं को समाज में स्थापित करने की उलझन। 2. शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन, हार्मोन्स के कारण मूड स्विंग्स और शारीरिक बदलावों से तालमेल बिठाना। 3. करियर और भविष्य की चिंता। परीक्षा के लिए सुझाव। चूंकि ये प्रश्न 2-2 अंकों के हैं, इसलिए उत्तर को सीधा और सटीक रखें। जहां संभव हो, आयु सीमा एज लिमिट जरूर लिखें। क्या आप इस पेज के बाकी बचे हुए उप प्रश्नों के उत्तर भी चाहते हैं? 7. पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम करिकुलम केवल किताबों का समूह नहीं है, बल्कि उन सभी अनुभवों का योग है जो एक छात्र स्कूल में प्राप्त करता है। इसके निर्माण के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। पाठ्यक्रम छात्रों की आयु, रुचि, क्षमता और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी।
पाठ्यक्रम में उन विषयों और क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो छात्र के भावी जीवन में काम आ सकें। लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पाठ्यक्रम जड़, रिजिड नहीं होना चाहिए। इसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। रचनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए जो छात्र की सृजनात्मक शक्ति को बढ़ावा दें। विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में विविध विषयों और गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉरिलेशन। विभिन्न विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए ताकि ज्ञान एक इकाई के रूप में मिले। 7 ऑफ बी, अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं दो भागों में बांटी जा सकती हैं। 1. आंतरिक विशेषताएं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पष्ट उद्देश्य, पाठ्यपुस्तक निर्धारित पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। उपयुक्त भाषा, भाषा सरल, स्पष्ट और छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। विषय वस्तु का क्रम, सामग्री को सरल से कठिन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। चित्र और उदाहरण, अमूर्त धारणाओं को समझाने के लिए रंगीन चित्रों, मानचित्रों और रोचक उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए। अभ्यास कार्य, पाठ के अंत में पर्याप्त मात्रा में अभ्यास प्रश्न और गतिविधियां होनी चाहिए। 2. बाह्य विशेषताएं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। आकर्षक मुखपृष्ठ, पुस्तक का कवर सुंदर और विषय से संबंधित होना चाहिए। कागज और छपाई, कागज की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और अक्षरों का आकार स्पष्ट व पढ़ने योग्य होना चाहिए। मजबूत बाइंडिंग, पुस्तक टिकाऊ होनी चाहिए ताकि वह पूरे शैक्षणिक सत्र तक चल सके। उचित मूल्य, पुस्तक की कीमत ऐसी होनी चाहिए कि उसे सभी वर्ग के छात्र खरीद सकें। निष्कर्ष, जहां पाठ्यक्रम शिक्षा की रूपरेखा तैयार करता है, वहीं एक अच्छी पाठ्यपुस्तक उस रूपरेखा को प्रभावी ढंग से लागू करने का साधन बनती है। दोनों का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। 8 और ए, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, वह विचारधारा है जो प्रकृति को ही सब कुछ मानती है और मानती है कि बच्चे को प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में ही सीखना चाहिए। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रकृति की ओर लौटो, फॉलो नेचर। रसो रुसो के अनुसार बच्चे की शिक्षा उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम सामाजिक नियमों के अनुसार। बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें बच्चा शिक्षा का केंद्र है। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां बच्चे की रुचि और योग्यता के अनुसार तय होती हैं। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, प्रकृतिवादी रटने और केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करने का विरोध करते हैं। वे क्रिया द्वारा सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते हैं। निषेधात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन, इसका अर्थ है बच्चे को सत्य न सिखाकर उसे गलतियों से बचाना और उसे अपने अनुभव से सीखने देना। स्वतंत्रता, बच्चे पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या अनुशासन नहीं होना चाहिए। उसे प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। प्रकृति ही शिक्षक है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है। जो ज्ञान बच्चा प्राकृतिक वातावरण में प्राप्त करता है वो स्थायी होता है। 8 ऑफ बी, बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक शिक्षा, जिसे वर्धा योजना या नई तालीम भी कहा जाता है, की अवधारणा महात्मा गांधी ने 1937 में दी थी। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा, क्राफ्ट सेंटर्ड शिक्षा का आधार कोई न कोई हस्तशिल्प जैसे कताई, बुनाई, कृषि होना चाहिए ताकि बच्चा भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए ताकि वह ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर सके। स्वावलंबन का सिद्धांत, स्कूल द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर स्कूल का खर्च निकाला जाना चाहिए जिससे शिक्षा आत्मनिर्भर बने। अहिंसा का सिद्धांत, पूरी शिक्षा प्रणाली प्रेम और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए जिसमें कोई शारीरिक दंड न हो। समग्र विकास, 3H- हेड, हार्ट, हैंड, शिक्षा ऐसी हो जो छात्र के मस्तिष्क, बौद्धिक, हृदय, नैतिक और हाथ कौशल का समान रूप से विकास करे।
निष्कर्ष: जहां प्रकृतिवाद बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ने की वकालत करता है, वहीं बेसिक शिक्षा बच्चे को एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने के लिए कौशल और मूल्यों पर जोर देती है। राष्ट्रीय अवबोध से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बीएड बीईडी परीक्षा के लिए इनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। 9 ऑफ ए बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा प्रणाली भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसने वैदिक शिक्षा के कठोर नियमों को बदलकर उसे अधिक समावेशी बनाया। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पब्बज्जा संस्कार, पब्बज्जा सेरेमनी, यह शिक्षा का प्रवेश उत्सव था। इसमें बालक का सिर मुंडवाकर उसे पीले वस्त्र धारण करने होते थे और वो भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश करता था। मठों और विहारों में शिक्षा पूरी तरह से बौद्ध मठों मोनेस्ट्रीज में दी जाती थी, जो बाद में नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों में बदल गए। जाति पाति का अभाव। वैदिक काल के विपरीत बौद्ध शिक्षा सभी जातियों के लिए खुली थी। यहाँ योग्यता को जन्म से ऊपर स्थान दिया गया। लोकप्रिय भाषा पाली। शिक्षा का माध्यम संस्कृत न होकर आम जनता की भाषा पाली थी, जिससे शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। अनुशासन और सादा जीवन। छात्रों को 10 नियमों, दश सिक्खापदानी का पालन करना पड़ता था, जिसमें चोरी न करना, शुद्ध आचरण रखना और विलासिता से दूर रहना शामिल था। शिक्षण विधियां। मौखिक शिक्षण, वाद विवाद, चर्चा और व्याख्यान, लेक्चर मुख्य शिक्षण विधियां थीं। 9 ऑफ बी अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है विश्व शांति और सहयोग के लिए राष्ट्रों के बीच आपसी समझ और भाईचारे की भावना। इसमें शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में वैश्विक दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम में विभिन्न देशों के इतिहास, भूगोल और संस्कृति को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अन्य देशों के प्रति सम्मान विकसित कर सकें। पूर्वाग्रहों का अंतः शिक्षा छात्रों को संकीर्ण राष्ट्रवाद और नस्लीय भेदभाव से ऊपर उठाकर वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, की भावना सिखाती है। मानवाधिकारों की शिक्षा। छात्रों को मौलिक मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में जागरूक करना, ताकि वे न्याय और समानता के महत्व को समझें। सांस्कृतिक आदान प्रदान। छात्र विनिमय कार्यक्रम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से छात्र वैश्विक विविधताओं को करीब से समझते हैं। विश्व शांति का संदेश। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युद्धों के विरुद्ध चेतना जागृत करना और संघर्षों को शांतिपूर्ण संवाद से हल करना सिखाना है। साझा वैश्विक चुनौतियां। शिक्षा छात्रों को जलवायु परिवर्तन, महामारी और गरीबी जैसी वैश्विक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। निष्कर्ष: जहां बौद्ध शिक्षा ने समानता और करुणा के माध्यम से समाज को संगठित किया, वहीं आधुनिक शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के माध्यम से पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। उनके अनुसार शिक्षा केवल जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि मनुष्य का निर्माण करना है। उनके शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। 1. शिक्षा की परिभाषा। विवेकानंद जी का सबसे प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। उनका मानना था कि ज्ञान आत्मा के भीतर है, शिक्षक केवल उसे बाहर लाने में मदद करता है। 2. शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। चरित्र निर्माण। उनके लिए शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य चरित्र का विकास है। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे मनुष्य बनाया जा सके। आत्मनिर्भरता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए और उसे जीविकोपार्जन के योग्य बनाए। शारीरिक और मानसिक विकास। वे कहते थे कि गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक निकट पहुंचा जा सकता है। उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। धार्मिक और नैतिक विकास। वे धर्म को शिक्षा का केंद्र मानते थे, लेकिन उनके लिए धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं, बल्कि नैतिकता और निस्वार्थ सेवा थी। 3. पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। विवेकानंद जी ने एकाग्रता, कंसंट्रेशन को सीखने की सबसे अच्छी विधि माना। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ वेदांत और संस्कृति के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने महिला शिक्षा और जनसाधारण की शिक्षा की पुरजोर वकालत की।
4. शिक्षक और छात्र का संबंध। वे प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षक को त्यागी, संयमी और छात्र के प्रति सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार आज के कौशल विकास और मूल्य आधारित शिक्षा के दौर में अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक है। सुझाव। यदि आप इमेज के किसी अन्य प्रश्न जैसे चारण सोशलाइजेशन से संबंधित है, बीएड परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका उत्तर यहां दिया गया है। प्रश्न 4, सामाजिककरण से आप क्या समझते हैं? बच्चों के सामाजिककरण में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। सामाजिककरण का अर्थ मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिककरण वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जैविक प्राणी बायोलॉजिकल बीइंग एक सामाजिक प्राणी में बदलता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा समाज के नियमों, मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों और व्यवहार करने के तरीकों को सीखता है। सरल शब्दों में, समाज के साथ तालमेल बिठाना और उसके उत्तरदायी सदस्य के रूप में कार्य करना ही सामाजिककरण है। बच्चों के सामाजिककरण में शिक्षा, स्कूल की भूमिका। शिक्षा और स्कूल बच्चों के सामाजिककरण के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कारक सेकेंडरी एजेंट हैं। इसकी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. सामाजिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज। स्कूल में बच्चा सहयोग, अनुशासन, धैर्य, सहानुभूति और सहिष्णुता जैसे गुण सीखता है। विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ रहने से उसमें सामाजिक एकता की भावना आती है। 2. संस्कृति का हस्तांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। शिक्षा बच्चों को अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से परिचित कराती है। इससे बच्चा ये समझ पाता है कि उसके समाज की विरासत क्या है और उसे कैसे आगे बढ़ाना है। 3. व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा बच्चे के भीतर आत्मविश्वास जगाती है और उसे समाज में अपनी बात रखने व दूसरों के विचारों का सम्मान करने के योग्य बनाती है। 4. सामूहिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप फीलिंग। स्कूल में खेल, वाद विवाद और समूह गतिविधियों के माध्यम से बच्चा दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखता है। ये हम की भावना सामाजिककरण का मूल आधार है। 5. अनुकूलन की क्षमता, अडैप्टेबिलिटी। शिक्षा बच्चे को विभिन्न परिस्थितियों में ढलना सिखाती है। स्कूल का नियमबद्ध जीवन उसे समाज के कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए तैयार करता है। 6. शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। शिक्षक बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होता है। शिक्षक का व्यवहार, उसकी नैतिकता और निष्पक्षता बच्चे के सामाजिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करती है। निष्कर्ष। यद्यपि सामाजिककरण परिवार से शुरू होता है, लेकिन शिक्षा और स्कूल इसे व्यापक आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जो बच्चे को एक संकुचित दायरे से निकालकर एक जागरूक और जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनाती है। परीक्षा के लिए टिप। आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण के प्रभाव से संबंधित है। बीएड परीक्षा के लिए इसका विस्तृत उत्तर नीचे दिया गया है। प्रश्न 5, शिक्षा पर आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने मानव जीवन के साथ साथ शिक्षा प्रणाली को भी पूरी तरह बदल दिया है। 1. शिक्षा पर आधुनिकीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि विचारों में वैज्ञानिकता और तार्किकता लाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिकीकरण ने शिक्षा को अंधविश्वासों से दूर कर वैज्ञानिक और तार्किक बनाया है। अब छात्र क्यों और कैसे पर आधारित शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। इसके प्रभाव से शिक्षा अब किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना सभी के लिए सुलभ हो गई है। शिक्षण विधियों में बदलाव। पुरानी रटने वाली पद्धति की जगह अब क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और छात्र केंद्रित शिक्षा ने ले ली है। डिजिटल शिक्षा, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन लर्निंग आधुनिकीकरण की ही देन है, जिससे ज्ञान की सीमाएं वैश्विक हो गई हैं। 2. शिक्षा पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण ने शिक्षा को आर्थिक विकास और उत्पादन से जोड़ दिया है। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, वोकेशनल एजुकेशन।
उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा में तकनीकी और व्यावसायिक विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, आईटीआई को महत्व दिया जाने लगा है। कुशल जनशक्ति का निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य अब ऐसे कुशल श्रमिक और पेशेवर तैयार करना है जो मशीनों और आधुनिक कारखानों को संभाल सकें। शहरीकरण और शिक्षा। औद्योगिकीकरण के कारण शहरों का विकास हुआ, जिससे बड़े विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना शहरी क्षेत्रों में अधिक हुई। पाठ्यक्रम में विविधता। उद्योगों की बदलती मांगों के कारण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव और नए विषयों जैसे डाटा साइंस, रोबोटिक्स का समावेश हुआ है। निष्कर्ष। जहां आधुनिकीकरण ने हमारे सोचने के तरीके और शैक्षिक मूल्यों को बदला है, वहीं औद्योगिकीकरण ने शिक्षा को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख, जॉब ओरिएंटेड बनाया है। हालांकि इनके कारण मानवीय मूल्यों में गिरावट और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां भी आई हैं, जिन्हें संतुलित करना आज की शिक्षा का मुख्य कार्य है। परीक्षा के लिए सुझाव। 1. A. शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। उद्देश्यों का निर्धारण। दर्शन ही ये तय करता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और शिक्षा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन बनती है। बिना दर्शन के शिक्षा दिशाहीन है। पाठ्यक्रम निर्माण। किस आयु के बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, इसका आधार दार्शनिक विचारधारा जैसे आदर्शवाद या प्रकृतिवाद ही तय करती है। शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षक को किस पद्धति से पढ़ाना चाहिए, जैसे तर्क, अनुभव या क्रिया द्वारा, यह दर्शन द्वारा ही स्पष्ट होता है। अनुशासन का स्वरूप। समाज में अनुशासन कैसा हो, कठोर या दमनकारी अथवा स्वतंत्र, इसका निर्णय दार्शनिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। शिक्षक की भूमिका। शिक्षा दर्शन शिक्षक को उसके उत्तरदायित्वों और समाज में उसके स्थान को समझने में मदद करता है। 1 और बी। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए शिक्षा का एक मुख्य कार्य उसे समाज के योग्य बनाना है। सामाजिक कुशलता। शिक्षा व्यक्ति को समाज में दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने और सहयोग करने की कला सिखाती है। नागरिकता का प्रशिक्षण। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिक तैयार करना शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। समाज की परंपराओं, मूल्यों और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। सामाजिक सुधार। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना। राष्ट्रीय प्रगति। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वो देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान दे सके। 1 ऑन सी। निषेधात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन। यह अवधारणा मुख्य रूप से रूसो ने दी थी। इसका अर्थ बुरी शिक्षा नहीं, बल्कि परंपरागत शिक्षा का अभाव है। प्रकृति के अनुसार रूसो का मानना था कि बच्चे को किताबी ज्ञान या समाज के बनावटी नियमों से दूर रखकर उसे प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभवों पर जोर। बच्चे को उपदेश न देकर उसे अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दिया जाए। जैसे आग छूने पर हाथ जलने से वो खुद सीखेगा कि आग खतरनाक है। समय की बर्बादी। रूसो के अनुसार बचपन सीखने का नहीं बल्कि इंद्रियों के विकास का समय है, इसलिए औपचारिक पढ़ाई को टालना ही निषेधात्मक शिक्षा है। आंतरिक विकास। ये शिक्षा बच्चे के हृदय और मस्तिष्क को सत्य की रक्षा के लिए तैयार करती है, न कि उसे रटा रटाया ज्ञान देती है। 1 राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। भारत जैसी विविधताओं वाले देश में राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। साझा पहचान का विकास। शिक्षा छात्रों को यह सिखाती है कि भाषा, धर्म और क्षेत्र की विविधताओं के बावजूद हम सब पहले भारतीय हैं। इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों का ज्ञान। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में पढ़ाकर देशभक्ति की भावना जगाना। विविधता का सम्मान। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देकर छात्रों में एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा करना। सांप्रदायिकता का अंतः शिक्षा तर्क और वैज्ञानिक सोच विकसित करती है, जिससे कट्टरता और संकीर्णता खत्म होती है। संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा। समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को अपनाकर छात्र एक अखंड भारत के निर्माण में सहायक होते हैं। परीक्षा के लिए सुझाव। चूंकि उत्तर 250 शब्दों का होना चाहिए, इसलिए आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों तथा अनुशासन की विवेचना कीजिए। 1 आदर्शवाद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद
आइडियलिज्म पाश्चात्य दर्शन की वो सबसे प्राचीन विचारधारा है जो विचारों, आइडियाज और आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक संसार से अधिक महत्वपूर्ण मानती है। इसके अनुसार यह दृश्यमान जगत नश्वर है और वास्तविक सत्य केवल आध्यात्मिक जगत है। प्लेटो के अनुसार विचार ही अंतिम सत्य हैं और वे ही वास्तविक सत्ता रखते हैं। ब्रबेकर के अनुसार आदर्शवादी ब्रह्मांड को बुद्धि और इच्छा की अभिव्यक्ति मानते हैं। 2. आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद का मुख्य लक्ष्य बालक का आध्यात्मिक उत्थान करना है। आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना और अपनी आत्मा के उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करना। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, समाज की संस्कृति और नैतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, बालक के भीतर सत्य, कल्याण और सौंदर्य के प्रति प्रेम जागृत करना। चरित्र निर्माण, बालक में नैतिकता और दृढ़ चरित्र का विकास करना। पवित्र जीवन की तैयारी, बालक को एक आदर्श और मर्यादित जीवन जीने के लिए तैयार करना। 3. आदर्शवादी पाठ्यचर्या, आइडियलिस्टिक करिकुलम। आदर्शवादी पाठ्यचर्या किसी एक विषय पर नहीं बल्कि मानविकी और संस्कृति पर केंद्रित होती है। बौद्धिक विषय भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। नैतिक और धार्मिक विषय नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र, चरित्र निर्माण के लिए। कलात्मक विषय संगीत, कविता और ललित कलाएं, सुंदरम की प्राप्ति के लिए। शारीरिक क्रियाएं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम ताकि मस्तिष्क सक्रिय रहे। 4. शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। आदर्शवादी किसी एक निश्चित शिक्षण विधि में विश्वास नहीं करते, वे शिक्षकों के शिक्षक होने पर जोर देते हैं। प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। प्रश्न उत्तर विधि, सुकरात, सोक्रेटिस द्वारा प्रतिपादित। संवाद विधि, प्लेटो द्वारा विकसित। तर्क विधि, अरस्तु, अरिस्टोटल द्वारा दी गई। व्याख्यान विधि, उच्च कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ मानी गई। खेल विधि, फ्रोबेल द्वारा किंडरगार्टन पद्धति। 5. अनुशासन, डिसिप्लिन। आदर्शवाद में अनुशासन का बहुत महत्व है। यह प्रकृतिवाद की तरह पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। प्रभावात्मक अनुशासन, शिक्षक का व्यक्तित्व इतना ऊंचा होना चाहिए कि बालक उसका अनुकरण करके स्वतः अनुशासित हो जाए। आत्मानुशासन, बाहरी दंड के बजाय बालक के भीतर से नैतिक अनुशासन विकसित करने पर जोर। शिक्षक की भूमिका, आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। वह उस माली के समान है जो बालक रूपी पौधे को अपने संरक्षण में विकसित करता है। निष्कर्ष, आदर्शवाद शिक्षा को एक पवित्र प्रक्रिया मानता है। हालांकि वर्तमान युग में यह अधिक अध्यात्मवादी लग सकता है, लेकिन चरित्र निर्माण और मूल्यों की शिक्षा के क्षेत्र में आज भी इस विचारधारा की प्रासंगिकता बनी हुई है। 9. शिक्षा के नवीनतम प्रयोग के रूप में एकलव्य की व्याख्या कीजिए। एकलव्य एज द लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन। एकलव्य मध्य प्रदेश में स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO है जिसने भारतीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कई अभिनव प्रयोग किए हैं। मुख्य विशेषताएं। बाल केंद्रित दृष्टिकोण, एकलव्य का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को रटने की प्रक्रिया से हटाकर खोज और अनुभव पर आधारित बनाना है। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम HSTP ये इनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था। इसमें छात्रों को किताबों के बजाय प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान सिखाया गया। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, एकलव्य ने जोर दिया कि विज्ञान और गणित सिखाने के लिए महंगी प्रयोगशालाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि आसपास की वस्तुओं जैसे माचिस की डिब्बी, धागा, पत्थर का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, यह केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षकों को एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करता है। सामाजिक चेतना, एकलव्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों में तर्क करने की क्षमता और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है। 9. चार्टर अधिनियम 1813 के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। मेन पॉइंट्स ऑफ चार्टर एक्ट 1813। चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया। मुख्य बिंदु: शिक्षा के लिए बजट,
इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि आवंटित करने का प्रावधान किया गया। शिक्षा का उत्तरदायित्व। ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय नागरिकों की शिक्षा और उनके पुनरुद्धार का जिम्मा सौंपा। मिशनरियों को अनुमति। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करने की छूट दी। विद्वानों को प्रोत्साहन। अधिनियम में भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार की बात भी कही गई थी। विवाद की शुरुआत। इस एक्ट ने भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी की नींव रखी, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा या भारतीय भाषाएं। निष्कर्ष। जहां चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में औपचारिक सरकारी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, वहीं एकलव्य जैसे प्रयोग आज की आधुनिक शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 8 ऑफ ए व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष बल दिया। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं। व्यवसायीकरण का लक्ष्य। नीति में यह लक्ष्य रखा गया कि 1990 तक 10% और 1995 तक 25% उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को व्यावसायिक धाराओं वोकेशनल स्ट्रीम्स में लाया जाए। अलग शिक्षण धारा जोड़ 2 स्तर इंटरमीडिएट पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक अलग विंग या स्ट्रीम की व्यवस्था की जाए। कौशल विकास। छात्रों को ऐसे व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएं जिनकी बाजार और उद्योगों में मांग हो, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वरोजगार कर सकें। लचीला पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार लचीला बनाने की सिफारिश की गई, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित और शहरों में तकनीक आधारित। गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना में निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग पर जोर दिया गया। 8 ऑफ बी वैदिक शिक्षा के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक कालीन शिक्षा प्राचीन भारत की सबसे समृद्ध शिक्षा प्रणाली थी। इसके गुण और दोष निम्नलिखित हैं। वैदिक शिक्षा के गुण। मेरिट्स, चरित्र निर्माण और नैतिकता। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना था। गुरु शिष्य संबंध। गुरु और शिष्य के बीच पिता पुत्र जैसा पवित्र और गहरा संबंध था, जो सीखने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता था। निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी और राजा या समाज के धनी व्यक्तियों के दान पर आधारित थी। अनुशासन और सादगी। छात्रों को संयमित और सादा जीवन जीना सिखाया जाता था, जिससे वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते थे। समग्र विकास। शिक्षा केवल किताबी नहीं थी, इसमें शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक जैसे शस्त्र विद्या, हस्तकला कौशल भी सिखाए जाते थे। वैदिक शिक्षा के दोष डिमेरिट्स। अलोकतांत्रिक असमानता। शिक्षा मुख्य रूप से उच्च वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक सीमित थी। शूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर सीमित या प्रतिबंधित थे। रटने पर अधिक बल। शिक्षा मौखिक थी, इसलिए छात्रों को वेदों और मंत्रों को कंठस्थ करने रटने पर बहुत अधिक जोर देना पड़ता था। धर्म की प्रधानता। शिक्षा का मुख्य आधार धर्म था, जिसके कारण वैज्ञानिक और लौकिक विषयों की उपेक्षा हुई। भाषा की जटिलता। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, जो आम जनता की बोलचाल की भाषा नहीं थी, जिससे शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया। निष्कर्ष। जहां एनपीई 1986 ने आधुनिक भारत की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया, वहीं वैदिक शिक्षा ने चरित्र और मूल्यों की मजबूत नींव रखी। आज की शिक्षा में इन दोनों का समन्वय आवश्यक है।
शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को एक अहिंसक समाज का जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाना था। समग्र विकास। ये शिक्षा बालक के शरीर, मन और आत्मा 3H- हेड, हार्ट, हैंड के विकास पर बल देती थी। 2. विफलता के लिए उत्तरदायी कारक, कॉजेज ऑफ फेलियर। यद्यपि ये योजना बहुत आदर्शवादी थी, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक अव्यवहारिकता। छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से स्कूल का पूरा खर्च निकालना संभव नहीं था। उत्पाद की गुणवत्ता बाजार की तुलना में कम होती थी। हस्तशिल्प पर अत्यधिक जोर। आलोचकों का मानना था कि हस्तशिल्प पर बहुत अधिक समय देने के कारण बौद्धिक विषयों जैसे विज्ञान, साहित्य की उपेक्षा हुई। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। ऐसी शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, जो उस समय उपलब्ध नहीं था। अभिभावकों का दृष्टिकोण। मध्यम और उच्च वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को हस्तशिल्प के बजाय पारंपरिक शैक्षणिक विषयों की शिक्षा दिलाना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के कारण इस योजना को सरकारी समर्थन मिलना बंद हो गया। यंत्रीकरण का युग। औद्योगिकीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण हाथ से बनी वस्तुओं की मांग कम हो गई, जिससे इस योजना का आर्थिक आधार कमजोर पड़ गया। निष्कर्ष। भले ही वर्धा योजना पूरी तरह सफल नहीं रही, लेकिन इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक ज्ञान और मातृभाषा के महत्व से परिचित कराया। आज की नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास और मातृभाषा पर जो जोर दिया जा रहा है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं इसी वर्धा योजना में हैं। विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। भारत में महिला शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर कई आयोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मुख्य आयोग और उनकी सिफारिशें इस प्रकार हैं। 1. हंटर आयोग 1882। यह पहला आयोग था जिसने महिला शिक्षा की दयनीय स्थिति को पहचाना और ठोस सुझाव दिए। अलग स्कूल। बालिकाओं के लिए अलग प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खोले जाएं। महिला शिक्षकों की नियुक्ति। स्कूलों में अधिक से अधिक महिला शिक्षकों को नियुक्त किया जाए ताकि लड़कियां सहज महसूस करें। पाठ्यक्रम। लड़कियों के पाठ्यक्रम में उनके दैनिक जीवन से जुड़े विषयों जैसे गृह विज्ञान को शामिल किया जाए। 2. राधाकृष्णन आयोग 1948-49। स्वतंत्रता के बाद के इस पहले आयोग ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। समान अवसर। महिलाओं को पुरुषों के समान ही उच्च शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। सह शिक्षा को एजुकेशन। जहां संभव हो सह शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अन्यथा अलग महिला कॉलेज स्थापित किए जाएं। विशेष विषय गृह प्रबंध, कला और परिचर्या, नर्सिंग जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाए। 3. दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958। यह समिति विशेष रूप से महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित की गई थी। राष्ट्रीय परिषद का गठन। महिला शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाई जाए। अनुदान। महिला स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान ग्रांट्स दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल लाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएं। 4. कोठारी आयोग 1964-66। इस आयोग ने माना कि समाज का विकास महिला शिक्षा के बिना अधूरा है। असमानता को कम करना। अगले 20 वर्षों में पुरुष और महिला शिक्षा के बीच के अंतर को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य। विज्ञान और गणित। लड़कियों के लिए भी विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य की जाए। छात्रवृत्ति। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था। 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति ने शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का प्रमुख साधन माना। रूढ़िवादिता का अंतः पाठ्यक्रम से ऐसी बातों को हटाया जाए जो महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देती हैं। व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन में महिलाओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना। निष्कर्ष। इन विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप ही आज भारत में महिला साक्षरता दर और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। मिनट से संबंधित है। बीएड परीक्षा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर है। इसका विस्तृत उत्तर नीचे दिया गया है। प्रश्न 2. मैकाले के विवरण पत्र की प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिए। लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत की जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष बनकर आए थे।
उन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र मिनट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के माध्यम और दिशा का निर्धारण करना था। मैकाले के विवरण पत्र की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। 1. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैकाले ने भारतीय भाषाओं संस्कृत, अरबी, फारसी का कड़ा विरोध किया और अंग्रेजी को शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाने की सिफारिश की। उनका मानना था कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे उन्नत भाषा है और इसके माध्यम से भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से जुड़ सकेंगे। 2. अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकाले का मानना था कि सरकार के पास सभी भारतीयों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसलिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग अपर क्लास को दी जाए। उच्च वर्ग से शिक्षा धीरे धीरे छन छन कर फिल्टर होकर स्वयं ही समाज के निचले वर्ग तक पहुंच जाएगी। 3. पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान पर जोर। मैकाले ने भारतीय साहित्य को अंधविश्वासों का भंडार बताया। उन्होंने सिफारिश की कि सरकारी धन का उपयोग केवल पाश्चात्य साहित्य, दर्शन और विज्ञान को पढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। 4. प्राच्य संस्थानों को बंद करना। मैकाले ने सुझाव दिया कि संस्कृत और अरबी के कॉलेजों को बंद कर दिया जाए या उन्हें वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया जाए, क्योंकि वे आधुनिक प्रगति के लिए उपयोगी नहीं हैं। 5. एक नए वर्ग का निर्माण, क्रिएशन ऑफ अ न्यू क्लास। मैकाले का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन अपनी रुचि, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। यह वर्ग ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता के बीच दुभाषीय इंटरप्रेटर्स का कार्य कर सके। मैकाले के विवरण पत्र का प्रभाव सकारात्मक। भारत में आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, जिससे अंततः राष्ट्रीय चेतना जगी। नकारात्मक। भारतीय भाषाओं और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को गहरा आघात पहुंचा। एक बड़ा वर्ग अपनी जड़ों और संस्कृति से कट गया। परीक्षा के लिए सुझाव। उत्तर 1 ऑफ ए समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में समावर्तन संस्कार का अत्यंत महत्व है। यह शिक्षा की समाप्ति पर आयोजित किया जाने वाला मुख्य संस्कार है। अर्थ। समावर्तन का अर्थ है पुनः लौटना। जब छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर गुरुकुल से अपने घर लौटता था, तब यह संस्कार किया जाता था। प्रक्रिया। छात्र को ब्रह्मचर्य के वस्त्र त्याग कर गृहस्थ जीवन के वस्त्र धारण करने होते थे। गुरु छात्र को पवित्र जल से स्नान कराते थे, जिसके बाद उसे स्नातक कहा जाता था। गुरु का उपदेश। इस अवसर पर गुरु छात्र को भविष्य के जीवन के लिए दीक्षांत उपदेश देते थे, जिसमें सत्य बोलना, सत्यम वद, धर्म का पालन करना, धर्ममचर और स्वाध्याय में प्रमाद न करना जैसे निर्देश शामिल होते थे। महत्व। यह संस्कार इस बात का प्रतीक था कि व्यक्ति अब समाज में एक जिम्मेदार नागरिक और गृहस्थ के रूप में प्रवेश करने के लिए तैयार है। 1. ए मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा, मकतब और मदरसा के उद्देश्य धार्मिक और व्यावहारिक दोनों थे। ज्ञान का प्रसार। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान का कर्तव्य है, अतः ज्ञान का प्रसार प्राथमिक लक्ष्य था। इस्लाम धर्म का प्रचार। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कुरान के सिद्धांतों से परिचित कराना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि अच्छी सरकारी नौकरी और समाज में उच्च पद प्राप्त करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों और इस्लामी कानूनों शरीयत के अनुसार चरित्र का विकास करना। संस्कृति का संरक्षण, अरबी और फारसी संस्कृति व साहित्य को सुरक्षित रखना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। 1. ऑनशी मिड डे मील। मिड डे मील। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। शुरुआत। इसे 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य। 1. स्कूलों में बच्चों के नामांकन, इनरोलमेंट और उपस्थिति को बढ़ाना। 2. बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करना और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना। 3. विभिन्न जातियों और वर्गों के बच्चों को साथ बिठाकर भोजन करा के सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। प्रभाव।
इस योजना से स्कूलों में ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी आई है और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हुई है। 1. औडी शिक्षा में पूर्व औपनिवेशिक युग, प्री कॉलोनियल एरा इन एजुकेशन। पूर्व औपनिवेशिक युग से तात्पर्य उस काल से है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन 18वीं शताब्दी के मध्य से पहले नहीं था। शिक्षा का स्वरूप: इस काल में मुख्य रूप से 3 प्रणालियां थीं: वैदिक, हिंदू, बौद्ध और मध्यकालीन मुस्लिम। संस्थाएं: हिंदुओं के लिए गुरुकुल, पाठशाला और टोल थे, जबकि मुस्लिमों के लिए मकतब और मदरसा थे। विशेषताएं: तारांकन शिक्षा राज्य के नियंत्रण में न होकर गुरुओं या धार्मिक संस्थाओं के अधीन थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत, अरबी, फारसी या स्थानीय भाषाएं थीं। पाठ्यक्रम मुख्य रूप से धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने का मुख्य साधन थी।